हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 कृषि की पार्ट 3। हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है तिलहन, यानी कि अब हम लोग तिलहन के बारे में पढ़ेंगे। तिलहन होता क्या है? वो खाद्य पदार्थ जिससे हमें तेल मिलता हो वो तिलहन कहलाता है। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। 2015 के बाद जब सर्वे की गई थी उस वक्त भारत पूरे वर्ल्ड में चीन के बाद तिलहन उत्पादन करने वाला दूसरे नंबर पर देश था, यानी पहले नंबर पर कौन था? चीन। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। और 2015 में जब सर्वे किया गया तो 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था, यानी पहले नंबर पर कनाडा का स्थान था और दूसरे नंबर पर चीन का स्थान था, और तोरिया के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि देश में 100% अगर किसी क्षेत्र में फसल उगाई जाती है तो उसमें से 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। अब तिलहन कौन कौन से हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं और इन सभी से तेल भी निकाला जाता है। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनमें से ज़्यादातर से जो तेल निकाले जाते हैं उनका खाने में भी प्रयोग होता है। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तिलहन फसलें हैं जिनसे कि जो तेल निकाला जाता है उन तेलों का प्रयोग अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और उपटन उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में इन तेलों का यूज़ किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है, यानी जो बादाम हम खाते हैं मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। यानी कि जितने भी तिलहन फसलों को बोया जाता है उन सभी तिलहन फसलों में से आधा जो फसल है वो सिर्फ मूंगफली की ही फसल होती है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब अगर क्वेश्चन आए कि मूंगफली किन किन राज्यों में उगाया जाता है, एग्जाम्पल लिखिएगा। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मूंगफली उगाया जाता है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। क्योंकि मूंगफली खरीफ की फसल है लेकिन अलसी और सरसों ये भी एक तिलहन फसलें हैं, लेकिन यह रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अब ये जो तिल है उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में ये रबी की फसल है। हमने पिछले क्लास में जान लिया था कि खरीफ फसल और रबी फसल किसे कहते हैं। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अब अरंडी क्या है? एक ऐसी तिलहन फसल है जो खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है, यानी कि इसे मानसून के आने पर भी बोया जाता है और जाड़े के मौसम में भी बोया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चाय के बारे में। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। एक फसल होता है बोना यानी बीज को बोना, और एक होता है पौधे को रोपना, लगाना। तो चाय क्या है? ये एक रोपण कृषि का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे, और ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, इम्पॉर्टेंट ड्रिंक है जिसे देश के लगभग सभी लोग पीते हैं। और ये एक ऐसी फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं, और आजकल ज़्यादातर जो मालिक हैं चाय बागानों के वो कौन है? इंडियन है।
चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय को उगाने के लिए किस तरह की जलवायु की ज़रूरत होती है? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की ज़रूरत होती है और मिट्टी में ह्यूमस होनी चाहिए और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए, यानी जिसमें जीव के अंश होने चाहिए और गहरी मिट्टी होने चाहिए और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में, यानी कि इनकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, बाकी पानी को निकाल देना चाहिए। और जो भी अगर इसके जड़ों में पानी अगर जमा होती है तो चाय का पौधा विकसित नहीं होता है और इसीलिए इसे ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है, क्योंकि ढलवां क्षेत्रों में पानी की निकासी होती है, पानी वहाँ नहीं ठहरती। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी चाय क्या है? ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है और उसको वर्ष भर उगाने के लिए उष्ण, नम यानी नमी होनी चाहिए और पाला रहित यानी कि जो ओला होता है और जाड़ा होता है, ऐसी जलवायु की ज़रूरत नहीं होती। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं और साल भर एक इक्वली तौर पर जो बारिश होती है उस बारिश की बौछारें चाय के झाड़ियों के जो कोमल पत्तियां होती हैं उसके विकास में सहायक होती है। यानी कि साल भर बारिश होती रहती है लेकिन बारिश का पानी इनकी जड़ों में नहीं ठहरता, क्योंकि ये ढलवां क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं ताकि जो बारिश हो वो प्रॉपर तरीके से मिट्टी में नमी तो बनी रहे लेकिन इनकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। इसीलिए चाय की झाड़ियों को ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, यानी कि इसमें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। यानी कि चाय की खेती करने के लिए, उसकी झाड़ियों को उगाने के लिए सस्ता श्रम चाहिए और कुशल श्रम चाहिए। कुशल क्यों? क्योंकि चाय की जो पत्तियां, कोमल पत्तियां होती हैं, वो एक कुशल मजदूर ही अच्छी तरह से उसे तोड़ सकता है। इसी वजह से यहाँ लिखा है कि चाय की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में यानी बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती है और वो भी सस्ते मजदूर की और कुशल मजदूर की। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। यानी कि चाय की पत्तियों की ताजगी को बनाए रखने के लिए ही चाय की पत्तियों को बागान में ही प्रोसेसिंग की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल है। चूँकि असम में, पश्चिमी बंगाल में, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में पहाड़ियां हैं और वहाँ पर ढलवां पहाड़ियां हैं, यानी कि वहाँ पर इस तरह से जलवायु पाई जाती है और वहाँ पर इस तरह से भूमि है कि जिससे कि चाय की खेती आसानी से की जा सकती है। और तमिलनाडु और केरल में भी चाय की खेती होती है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। सन 2015 में सर्वे में भारत विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में चीन के बाद चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश था। यानी चाय के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? चीन है। कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। यानी कि भारत की जो कॉफ़ी है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। और हमारे देश में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है जो शुरू में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है और ये जो कॉफ़ी है, जो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है, ये पूरे वर्ल्ड में इसकी मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।
कॉफ़ी कहाँ से लाई गई थी? शुरू में यमन से लाई गई थी और यमन से लाने के बाद शुरुआत में कॉफ़ी की खेती बाबा बूदन पहाड़ियों में हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास की जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बागवानी फसलों के बारे में। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। बागवानी फसलें किसे कही जाती हैं? तो फलों और सब्जियों के उत्पादन को ही बागवानी फसलें कही जाती हैं। 2015 में जब सर्वे हुई, भारत चीन के बाद पूरे विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। यानी कि भारत, हमारा इंडिया जो है, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वाले भी फल उत्पादन होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय वाले फल और सब्जियों का भी उत्पादन होता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। यानी कि भारत में जितने भी फल उगाए जाते हैं, जिनमें से अगर बात करें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के, तो यहाँ के आम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नागपुर और चेरापूंजी जो कि मेघालय में, उसके संतरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अंगूर की खेती की जाती है, वहाँ के अंगूर विश्व प्रसिद्ध है। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब की खेती की जाती है, सेब उगाए जाते हैं, तो वहाँ के सेब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब के साथ साथ नाशपाती, खुबानी और अखरोट भी उगाए जाते हैं, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। भारत में मटर उगाया जाता है, फूल गोभी उगाई जाती है, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, ये सारी सब्जियां उगाई जाती हैं और इन सारी सब्जियों के उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अखाद्य फसलों से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।